राजस्थान बोर्ड, कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ संख्या 3, अपनी वस्तु पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक महात्मा कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब एक महात्मा कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में उनको एक ही जगह पर कहीं दो व्यक्तियों की ऊंची आवाज़ सुनी और दोनों के हाथ में लठ थे, यानी लकड़ियाँ थी। तो दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत यानी तैयार थे। और एक कहता कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी यानी मालिक हूँ, और दूसरा कहता कि ये धरती मेरी है और ये फालतू में ही उसे अपनी बतला रहा है। दोनों ही उस पर अपना अपना स्वामित्व स्वामित्व जता रहे थे, यानी मालिकाना हक जता रहे थे। अब दोनों गुस्से से लाल पीले भी थे, बहुत क्रोध चढ़ा हुआ था और वे अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब इसके शब्दार्थ हैं महात्मा यानी साधु संत, ऊंची यानी जोर से, आवाज़ यानी ध्वनि, लठ यानी डंडा, प्राण यानी जान, स्थान यानी जगह, व्यक्ति यानी आदमी, उद्यत यानी तैयार, भूमि यानी जमीन, स्वामी यानी मालिक, स्वामित्व यानी अधिकार, क्रोध यानी गुस्सा, पक्ष यानी तरफ, दलीलें यानी तर्क, लाल पीला होना जो कि एक मुहावरा है, उसका अर्थ है क्रोधित होना। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। अब संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं और सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके बिना फालतू के प्राण गंवाने पे तुले हुए हैं, इसलिए उन्हें समझा करके शांत करके इनके आपस में समझौता कराना चाहिए, सेटलमेंट करवाना चाहिए कि ये किस बात के लिए झगड़ रहे हैं। यह सोच करके जो संत महात्मा थे वो उनके पास में गए, निकट यानी पास में, और उन्हें संबोधित करते हुए इन दोनों को पुकारते हुए बोला कि हे भद्र पुरुषों यानी हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। इसके शब्दार्थ हैं स्वभाव का मतलब आदत, हैबिट, परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला, सदैव यानी हमेशा, व्यर्थ का मतलब बेकार, अतएव का मतलब इसलिए, प्रयास का मतलब प्रयत्न, निकट यानी पास, भद्र यानी सज्जन। अब महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय
अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके बाग में नहीं बल्कि मेरे बाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ-मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब महात्मा जी को देखा तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि महात्मन, हे महात्मा, हम दोनों भाई हैं और हमारे पिताजी ने मरते समय ये जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, इसका बंटवारा किया था, इसके टुकड़े किए थे, तो उसके अनुसार इस जगह का, इस भूमि का मालिक तो मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ ही मुझसे झगड़ा कर रहा है। इसी बीच में दूसरा व्यक्ति तत्काल यानी जल्दी से चिल्लाया और बोला कि महाराज, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये जो भूमि है ये इसके बाग में नहीं बल्कि ये भूमि जो है वो मेरे बाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक तो मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतला रहा है और मुझे डरा धमका करके इस भूमि को हड़पना चाहता है, यानी मुझसे छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने बड़े शांत भाव से, शांति से कहा कि तुम दोनों ही इस भूमि है, इसको तुम अपना अपना कह रहे हो और अपने अपनी तरफ में बोल रहे हो, ऐसे तो इसका निर्णय जो है, इसका फैसला कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब महात्मा जी कहते इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप इस भूमि को ही पूछ लो कि ये आप में से किसकी है, इस बात का फैसला कर देगी। ये जिसके पक्ष में बोलेगी ये भूमि उसकी हो जाएगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती हैं, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। अब थोड़ी देर के लिए जैसे उन्होंने सुना कि भाई भूमि से ही पूछ लो कि ये किसकी है, तो थोड़ी देर तक दोनों महात्मा जी के चेहरे की तरफ देखते रहे, फिर बोले कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है कि भूमि भी कभी बोलती है। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ, बोलती है, परंतु तुम लोग उसकी बात नहीं सुन सकते हो। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा कि जो भूमि अगर कोई डिसीजन दे दिया, धरती ने अगर किसी को डिसीजन दे दिया, तो क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा, स्वीकार होगा क्या? अब इसके शब्दार्थ हैं, फरमाया यानी कहा, दलील मतलब तर्क, निर्णय यानी फैसला, उतारू यानी तैयार, उतावले, मालिक मतलब स्वामी, ताकना यानी लगातार देखना और मान्य यानी स्वीकार होना। अब दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यही बैठते हैं।
दोनों भाई इस बात को राजी हो गए कि भूमि जो निर्णय देगी, जो फैसला देगी, वो हम दोनों को स्वीकार होगा। तब महात्मा जी ने कहा कि भाई मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन करवा लो। तो दोनों भाई बोले कि भूमि का एक बार फैसला हो जाए कि किसकी है, उसके बाद हम आपको पेट भर करके खाना खिला देंगे। अब महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि का, ये धरती का तो फैसला हो ही जाएगा, ये धरती कहीं भागे थोड़ी जा रही है, यहाँ से दूर थोड़ी जा रही है। तो ऐसा करो कि पहले मुझे खाना खिलाओ, भोजन करवाओ, ताकि मेरा जो मन है और दिमाग है, मस्तिष्क का मतलब दिमाग, कुछ ठिकाने आ जाए और इस भूमि का बंटवारा सही से हो जाए। तुम दोनों जल्दी से अपने घर जाओ और भोजन ले आओ, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ऐसा कहने के बाद महात्मा जी जो थे वो एक पेड़ की छाया थी उसके नीचे बैठ गए। अब इसके शब्दार्थ है राजी यानी तैयार, जोरो यानी तीव्र से, डटकर यानी पेट भरकर, मस्तिष्क यानी दिमाग, ठिकाने यानी ठीक स्थित, जहाँ पे सही जगह हो। दोनों भाई अपने घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। अब दोनों भाई घर पे गए और घर पे जाकर के खाना बनवा के लेके आए। अब महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि आप भी साथ में भोजन करिए। तो भोजन के उन्होंने 3 भाग किए और दोनों भाइयों को महात्मा जी ने भोजन करने का आदेश देकर खुद भी खाना खाने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। अब इधर उधर की बात, कैसे हो, क्या है तुम्हारा, कैसा चल रहा है, ये सब बात चल करके और भोजन वगैरह करने में लगभग 2 घंटे चले गए। और महात्मा जी की इसी कार्रवाई का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए और उन्हें समझाया बुझाया जा। और हुआ भी यही। खाना खाने के बहाने इन दोनों का क्रोध थोड़ा कम हो गया, और जब खाना पूरी तरह से ख़त्म हो गया, खाना खाना बंद हो गया, उसके बाद वो दोनों भाई काफ़ी शांत नजर आए। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाई शांत होने के बाद में चरणों में गिर कर के महाराज को कहा कि महाराज ये भूमि तो बोलने वाली नहीं है, इसलिए आप ही हमारा निर्णय यानी फैसला कर दीजिए। शब्दार्थ है इसके तत्पश्चात यानी इसके बाद, आदेश यानी आज्ञा, कार्यवाही यानी कार्य करना, उद्देश्य यानी लक्ष्य, क्रोध मतलब गुस्सा, निवृत्त यानी कर चुकना, स्वतंत्र, विनय यानी निवेदन, और निर्णय यानी फैसला। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। अब महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से पूछ के बताते हैं, ये जो भी निर्णय करेगी वो उसको हम आपको बता देंगे। ऐसा कह करके उन्होंने अपना कान जो है वो धरती पे लगाया और कुछ सुनने का प्रयत्न करने लगे, जैसे धरती कुछ बोल रही हो और महात्मा कुछ सुन रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? अब थोड़ी देर तक वो भूमि के साथ ऐसे ही कान लगा के रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में यानी चिंता वाली वाणी में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है।
दोनों भाई बोले, महाराज ये क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि तो कहती है कि ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर हक जमा रहे हैं, अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियाँ, इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादाजी को देखा है और उनको पाला भी है। इसके शब्दार्थ हैं प्रयत्न यानी प्रयास, गंभीर यानी गहरी वाणी, भारी वाणी यानी आवाज़, व्यर्थ यानी बेकार, और पीढ़िया यानी पुश्ते। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। महात्मा जी की बात सुनकर के वो दोनों लज्जित हो गए और सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोग की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता रहता है। अब ऐसा सुना कि भाई ये पीढ़ियों, मैंने आपकी पीढ़ियाँ वगैरह पाली देखी है, तो ऐसा सुनने के बाद दोनों भाइयों को शर्म आने लगी और महात्मा जी ने लोहा गर्म देख कर के चोट लगाने की कोशिश की कि भाई तुम विचार करो कि जिस धरती के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, क्या आज तक किसी की हुई है? जमीन, खेत, घर, ये आज तक किसी के हुए हैं? नहीं हुए हैं, और तुम लोगों की होगी भी नहीं। मनुष्य ये बार बार ये मेरी है, वो मेरा, ये मेरा कहकर फालतू में प्रयत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। बहुत लोग ये नहीं सोचते हैं कि मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी चीज़ मनुष्य की अपनी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराज भी इतनी सारी धन दौलत, खजाना, राजपाट छोड़कर अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेके गए? कुछ भी लेके नहीं गए। हम लोग इस संसार में खाली हाथ आए थे और हम लोग खाली हाथ इस संसार से जाएंगे। शब्दार्थ का मतलब लज्जित, शब्दार्थ है इसके। लज्जित का मतलब शर्मिंदा, चरण यानी पैर, तनिक यानी थोड़ा, यत्न यानी प्रयास, छत्रपति यानी प्रतापी श्रेष्ठ राजा, संसार यानी दुनिया। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे हो। अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो परलोक, लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष कुछ, सब कुछ तो यही रह जाता। तुम लोग इस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए फालतू में झगड़ा कर रहे हो और अपने इस अनमोल जीवन, यानी इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इसको तुम नष्ट करने पर तुले हो, मारने पर तुले हुए हो। यह भूमि न तो तुम्हारी थी और न ही तुम्हारी कभी बनेगी। और भूमि ही क्या, इस धरती पे, इस संसार पे जितने भी पदार्थ है, जितनी भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी तो सिर्फ अपनी वस्तु भजन भक्ति करो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जो इस लोक और परलोक के साथी हैं। शेष तो सब कुछ तुम्हारा यही रह जाएगा, धन दौलत वगैरह। अतएव
आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को फालतू चीज़ों में नष्ट नहीं करने की अपेक्षा से जीवन में अच्छे कर्म करो और भगवान का नाम जपो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने ही महात्मा जी के चरणों में गिर करके अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, और उस दिन के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे और अपने समय को भजन भक्ति में लगाकर अपना जन्म सफल करने। शब्दार्थ हैं अनमोल, जिसका कोई मूल्य अनंत हो। नष्ट का मतलब खत्म। लोक यानी संसार। परलोक यानी दूसरा लोक। मूल्यवान यानी कीमती। भक्ति यानी ईश्वर और पूजा। संवर यानी सुधर। कर्म यानी काम। अपेक्षा यानी तुलना और सुमिरन यानी ध्यान। थैंक यू।